तो हाँ प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 5 है आपके हिस्ट्री का, इतिहास का, मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया, तो इस चैप्टर के कंप्लीट हैंड रिटन जो कलरफुल नोट्स हैं आपको वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। और इस चैप्टर 5 के यानी मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया, इस चैप्टर के कंप्लीट जो नोट्स हैं वो इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाले हैं। अगर आपने ये नोट्स अच्छे से आपने तैयार कर लिए तो इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, एक भी क्वेश्चन है वो आपका रॉन्ग नहीं होगा। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। और इससे पहले हिस्ट्री के जितने भी चैप्टर हैं वो ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो आपके जियोग्राफी है, भूगोल है, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र है, उन बुक के सभी चैप्टर के नोट्स भी ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं, तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक आप देख सकते हैं। वहां जाकर आप उन सभी चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं और बोर्ड एग्जाम की आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप इन नोट्स को साथ साथ में अपनी नोटबुक में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। और अगर आप इन नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिया गया है, इन नंबर से संपर्क करके आप ये नोट्स बाई कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि जो शुरुआती छपी किताबें हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो शुरुआती छपी किताबें हैं वो क्या हैं। तो मुद्रण की सबसे पहली तकनीक है वो चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि मुद्रण की सबसे पहली तकनीक है वो कौन कौन से देशों में विकसित हुई। तो चीन है, जापान है और कोरिया, ये आपको याद रखना है। और यह छपाई हाथों से होती थी। तकरीबन 594 ईस्वी से चीन में स्याही लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज़ के दोनों तरफ छपाई है वो संभव नहीं थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पर। ये वाला क्वेश्चन भी आपकी वेरी इम्पोर्टेंट है कि कैलीग्राफी यानी इसका दूसरा नाम क्या है, खुशनवीसी, ये क्या होती है। तो इसकी क्या परिभाषा है, यानी कैलीग्राफी क्या होती है। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा दे रखी है, इसका उत्तर दे रखा है कि हाथ से बड़े बड़े सुंदर व सुडौल अक्षरों में लिखने की जो कला होती है उसको हम क्या कहते हैं, कैलीग्राफी या खुशनवीसी कहते हैं। ये आपको याद करना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपके जापान में मुद्रण। अब देखिए, जापान में मुद्रण हम पढ़ेंगे तो इसमें पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि चीनी बौद्ध प्रचारक 768 से 770 ईस्वी के आसपास छपाई की जो तकनीक है वो लेकर कहाँ आए, जापान आए। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि 868 ईस्वी में जापान की सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सी है, जापान की सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सी है, डायमंड सूत्र। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपके कि जापान की सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सी है, डायमंड सूत्र। इसका प्रकाशन है वो हुआ था जिसमें पाठ के साथ साथ काठ पर खुदे चित्र हैं वो भी क्या थे, उस पर थे। और तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है प्यारे बच्चों कि जापान में तस्वीरें सामान्यतः वस्त्रों, ताश के पत्तों व कागज़ के नोटों पर बनाई जाती थी। यानी जापान में तस्वीरें हैं वो सामान्यतः वस्त्रों, ताश के पत्तों व कागज़ के नोटों पर बनाई जाती थी। 4 नंबर पॉइंट आपको याद रखना है कि मध्यकालीन जापान में कवि एवं गद्यकारों की तस्वीरें भी छपती थी। और इस समय पुस्तकें सस्ती और क्या थी, सर्वसुलभ थी। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में अगला टॉपिक है आपके कि यूरोप में मुद्रण का आना। तो यूरोप में मुद्रण का आना किस प्रकार से संभव हुआ था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यूरोप में मुद्रण संस्कृति के विस्तार को निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। इसमें पहला पॉइंट क्या है कि चीन से कागज़ का आगमन। तो चीन से कागज़ का आगमन किस प्रकार से हुआ था। तो वर्षों से चीन से रेशम और मसाले रेशम मार्ग से यूरोप को भेजे जाते थे। 11वीं सदी में चीनी कागज़ रेशम मार्ग से यूरोप पहुंचा। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में दूसरा बिंदु है, दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पर। दूसरा पॉइंट आपके क्या है कि यात्रियों तथा खोजकर्ताओं की भूमिका। तो 1295 ईस्वी में मार्को पोलो नामक महान
खोजी यात्री चीन में कई वर्षों तक खोज करने के पश्चात चीन से वुड ब्लॉक यानी काठ की तख्ती, वुड ब्लॉक का मतलब है काठ की तख्ती वाली छपाई की तकनीक को साथ लेकर इटली लौटा और अब इटली के लोग भी तख्ती की छपाई से पुस्तकें हैं वो छापने लगे। ये आपके दूसरा पॉइंट था। अब तीसरा पॉइंट है आपके कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग यानी जो तख्ती की स्याही है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पुस्तकों की मांग बढ़ने के साथ साथ समस्त यूरोप के पुस्तक विक्रेता विभिन्न देशों में इनका निर्यात करने लगे और जगह जगह पुस्तक मेलों का आयोजन है वो भी होने लगा। लेकिन पुस्तकों की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति होना हस्तलिखित पांडुलिपियों से संभव नहीं था। ये आपको याद रखना है। 4 नंबर पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों कि योहान गुटेनबर्ग एवं प्रिंटिंग प्रेस। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी छोटे क्वेश्चंस बनेंगे आपके इस पॉइंट से। यूरोप में अधिक मात्रा में पुस्तकें छापने के लिए इससे भी तेज और सस्ती मुद्रण तकनीक की आवश्यकता थी। ऐसी छपाई करना एक नई तकनीक के आविष्कार से ही संभव था और स्टोर्सबर्ग के योहान गुटेनबर्ग ने 1448 ईस्वी में अपने ज्ञान और अनुभव का प्रयोग करके जैतून प्रेस का निर्माण किया। तो जैतून प्रेस का निर्माण किसने किया ये आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। जो प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल था, जो प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल बना। और गुटेनबर्ग ने अपनी प्रेस में सर्वप्रथम बाइबिल की जो पुस्तक है वो छापी थी। यानी यहाँ पर आपको याद रखना है कि योहान गुटेनबर्ग ने जो जैतून प्रेस का निर्माण किया था तो उसमें सर्वप्रथम कौन सी पुस्तक छापी थी, उस पुस्तक का नाम क्या होगा, बाइबिल। ये आपको याद रखना है। 5वां पॉइंट है प्यारे बच्चों कि छापे खाने की संख्या में वृद्धि। तो 1450 से 1550 ईस्वी के मध्य यूरोप के अधिकांश देशों में छापे खानों की स्थापना की जा चुकी थी और जर्मनी के प्रिंटर या मुद्रक दूसरे देशों में जाकर नए छापेखाने खुलवाया करते थे। छापेखानों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ पुस्तक उत्पादन है उसमें भी तीव्र गति से क्या हुई, उसमें बढ़ोतरी हुई, वृद्धि हुई। ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है जिसको हमने हाईलाइट किया है, ये आपको याद रखना है कि बंगाल गजट नामक साप्ताहिका पत्रिका है उसका संपादन किस वैज्ञानिक ने किया। तो बंगाल गजट नामक साप्ताहिका जो पत्रिका है उसका संपादन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया। यह आपको याद रखना है। और जिन बच्चों ने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखा है, जय माता दी लिखकर सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स को भर देना है। और उसके बाद में फिर से एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है नोट्स में कि बेलम या चरमपत्र क्या है। तो बेलम या चरमपत्र क्या होता है, चरमपत्र या जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की जो सतह है वो क्या कहलाती है, बेलम कहलाती है। यानी चरमपत्र या जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की जो सतह है वो क्या कहलाती है, बेलम कहलाती है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है आपके कि भारत में मुद्रण युग से पहले की जो पांडुलिपियां हैं उनके बारे में। तो ये क्वेश्चन एक बार बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है, इसको आपको अच्छे से याद करना है। इसमें 3 पॉइंट्स हैं। इसमें पहला पॉइंट क्या है कि भारत में मुद्रण के आगमन से पहले संस्कृत, अरबी, फारसी एवं विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियां तैयार करने की पुरानी और समृद्ध परंपरा थी। और दूसरा पॉइंट है कि पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों अथवा हाथ से बने कागज पर नकल करके बनाई जाती थी और कभी कभी पांडुलिपियों के पन्नों में सुंदर चित्र भी बनाए जाते थे। और तीसरा पॉइंट है कि पांडुलिपियां बहुत ही नाजुक व महंगी होती थी, अतः उन्हें सावधानी से पकड़ना होता था। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद में गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस। तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ो कि गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस। तो योहान गुटेनबर्ग स्टोर्सबर्ग का निवासी था। इनके जो पिता हैं वो एक व्यापारी थे
गुटेनबर्ग खेती की एक बड़ी रियासत में पलकर बड़ा हुआ। वह बचपन से ही जैतून से तेल निकालने की मशीन को देखा करता था। आगे चलकर गुटेनबर्ग ने पत्थर पर पॉलिश करने की जो कला है वो सीखी। और उसके बाद में मुद्रण क्रांति में गुटेनबर्ग का क्या योगदान है। तो मुद्रण जो क्रांति है उसमें गुटेनबर्ग का क्या योगदान है। तो इसमें पहला योगदान था कि योहान गुटेनबर्ग ने अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग करके नवीन आविष्कार किया। जैतून प्रेस ही प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल या आदर्श बना और सांचे का उपयोग अक्षरों की धातुई आकृतियों को गढ़ने के लिए किया। दूसरा योगदान था कि गुटेनबर्ग ने 1448 ईस्वी में अपने इस यंत्र को पूर्ण कर लिया और इस यंत्र से सर्वप्रथम उसने बाइबिल पुस्तक है उसका प्रकाशन किया। तो बाइबिल पुस्तक है उसका प्रकाशन किया था योहान गुटेनबर्ग ने, ये भी आपको याद रखना है। इसका प्रभाव क्या था मुद्रण क्रांति का। तो इसमें पहला प्रभाव था कि गुटेनबर्ग प्रेस द्वारा पुस्तकें छापने की यह नई तकनीक हाथ से पुस्तक छापने की तकनीक की जगह नहीं ले पाई। और दूसरा प्रभाव था कि 1450 से 1550 ईस्वी के मध्य यूरोप के अधिकांश देशों में छापेखाने हैं वो लग गए थे। तीसरा पॉइंट है कि हाथ की छपाई के स्थान पर यांत्रिक मुद्रण के आने पर ही मुद्रण क्रांति है वो संभव हुई। तो ये 3 पॉइंट प्यारे बच्चों आपको अच्छे से याद रखने हैं। उसके बाद में मुद्रण क्रांति। अब मुद्रण क्रांति क्या है। तो छापे खाने के आविष्कार से बड़े पैमाने पर पुस्तकों का छपना प्रारंभ हो गया और छपाई से पुस्तकों की कीमतें हैं वो गिरी। पुस्तकों के उत्पादन में लगने वाले समय व श्रम में कमी आई। बाजार में पुस्तकों की उपलब्धता में तीव्र गति से वृद्धि हुई तथा पाठक वर्ग भी बढ़ गया और यही क्या कहलाती है आपकी मुद्रण क्रांति कहलाती है। तो मुद्रण क्रांति की जो परिभाषा है वो आपको अच्छे से याद रखनी है, ये एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुद्रण क्रांति का प्रभाव। तो मुद्रण क्रांति का प्रभाव है, इसमें पहला पॉइंट है आपके नया पाठक वर्ग। तो छापे खाने के आगमन से एक नए पाठक वर्ग का उदय हुआ। छापे खाने के आविष्कार के कारण बड़े पैमानों पर पुस्तकों का छापना संभव हो गया और बाजार में पुस्तकों की भरमार हो गई तथा पाठक वर्ग की संख्या है वो भी बढ़ती गई। पुस्तकों तक पहुंचना आम जनता के लिए आसान हो गया और पढ़ने की एक नई संस्कृति है वो क्या हुई थी, डेवलप हुई थी, विकसित हुई थी। और दूसरा पॉइंट है आपके विचारों का व्यापक प्रचार प्रसार। तो छापे खाने के आविष्कार से लोगों के विचारों का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ तथा विभिन्न विषयों पर तर्क वितर्क के द्वार खुले। अब लोग विभिन्न विषयों पर आसानी से वाद विवाद कर सकते थे और स्थानीय सत्ता के विचारों से असहमति व्यक्त करने वाले लोग भी अपने विचारों को छापकर उन्हें फैला सकते थे। मार्टिन लूथर ने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, ये सबसे बड़ा तोहफा है। ये किसने कहा था, मार्टिन लूथर ने कहा था। ये लाइन आपको याद रखनी है, ये एग्जाम में आ सकती है आपके। और उसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन बन सकता है, हमने इसको हाईलाइट भी किया है कि 95 स्थापनाओं का जो लेखन है वो किस वैज्ञानिक ने किया था, मार्टिन लूथर ने किया था। यानी 95 जो स्थापनाएं थी उनका लेखन किसने किया था, मार्टिन लूथर ने किया था। और उसके बाद में देखिए तीसरा पॉइंट है इसमें धर्म की अलग अलग व्याख्याओं से परिचित होना। तो छपे हुए लोकप्रिय साहित्य के बल पर ही कम शिक्षित लोग धर्म की अलग अलग व्याख्याओं से परिचित हुए और कई लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में उपलब्ध किताबों को पढ़कर बाइबिल के नए अर्थ लगाने हैं वो शुरू कर दिए। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपके इंक्विजिशन। इंक्विजिशन ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है 100% कि इंक्विजिशन क्या होता है।
तो विद्यार्थियों की पहचान करने और सजा देने वाली रोमन कैथोलिक संस्था है, उसको हम क्या कहते हैं, इंक्विजिशन कहते हैं। और उसके बाद में फिर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कि गीत गोविंद नामक पुस्तक है, उसके लेखक कौन थे, जयदेव थे। यानी गीत गोविंद नामक पुस्तक है, उसके लेखक कौन थे, उसके राइटर कौन थे, जयदेव। यह आपको याद रखना है। फिर से एक क्वेश्चन है आपके कि 17वीं व 18वीं शताब्दी में यूरोप में लोगों में पढ़ने का जो जुनून है वो कैसे पैदा हो गया। तो इसका उत्तर होगा आपके, इसमें पहला पॉइंट है कि 17वीं व 18वीं शताब्दी में चर्च ने बहुत बड़ी संख्या में गांवों में विद्यालयों की स्थापना की ताकि किसानों व कारीगरों को शिक्षित किया जा सके। दूसरा पॉइंट है आपके कि यूरोप के कई भागों में साक्षरता दर 60 से 80% तक पहुंच गई थी। और तीसरा पॉइंट है कि मुद्रकों ने अधिक संख्या में सस्ती पुस्तकें छापना प्रारंभ कर दिया। और 4 नंबर पॉइंट है कि पुस्तक विक्रेताओं ने गांव-गांव जाकर छोटी छोटी पुस्तकें बेचने वाले फेरी वालों को भी क्या कर दिया, नियुक्त कर दिया। और उसके बाद में है निरंकुशवाद। तो निरंकुशवाद क्या होता है, ये पूछा जा सकता है, इसकी परिभाषा आ सकती है, शासन संचालन की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी एक व्यक्ति को संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो तथा उस पर न संवैधानिक पाबंदी लगी हो और न ही कानूनी पाबंदी। यह आपको याद रखना है। और उसके बाद में है मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति। तो मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति क्या है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि कई इतिहासकारों का यह मानना है कि मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां है वो निर्मित की। इस कथन के पक्ष में निम्न तर्क प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसमें पहला तर्क है कि ज्ञानोदय के चिंतकों के विचारों का प्रसार। तो मुद्रण संस्कृति के कारण फ्रांसीसी जनता में ज्ञानोदय के चिंतकों के विचारों का प्रसार हुआ और उन्होंने अपने लेखन में परंपराओं, अंधविश्वासों एवं निरंकुशवाद की भरपूर आलोचना की। उन्होंने रूढ़िवादी रीति रिवाज के स्थान पर विवेक के शासन है उस पर बल दिया, उस पर फोर्स दिया। दूसरा पॉइंट है आपके, दूसरा तर्क है कि वाद विवाद संवाद की एक नई संस्कृति का जन्म। तो मुद्रण ने वाद विवाद संवाद की एक नई संस्कृति को जन्म दिया। समस्त पुराने मूल्य संस्थाओं के नियमों पर आम जनता के मध्य चर्चा शुरू हो गई और तथा उनके पुनः मूल्यांकन का जो सिलसिला है वो भी क्या शुरू हो गया, प्रारंभ हो गया। और तीसरा तर्क है यहाँ पर कि राजशाही और उसकी नैतिकता का मजाक उड़ाने वाले साहित्य का प्रकाशन। तो इसमें 1780 के दशक तक राजशाही और उसकी नैतिकता का मजाक उड़ाने वाले साहित्य का पर्याप्त प्रकाशन हो चुका था और इस साहित्य में पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था पर भी प्रश्न उठाए गए और तत्कालीन समय के व्यंग्य चित्रों व कार्टूनों में यह संदेश छिपा हुआ था कि राजशाही विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रही है। यह आपको याद रखना है। और उसके बाद में देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हमने हाईलाइट किया है एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पेनी मैगजीन है उसका प्रकाशन इंग्लैंड में 1832 से 1850 ईस्वी के मध्य सोसाइटी फॉर द डिफ्यूजन ऑफ यूजफुल नॉलेज ने किया। यह आपको याद रखना है। और उसके बाद में फिर से एक क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पर कि 19वीं सदी के अंत में मुद्रण संस्कृति ने महिलाओं को किस प्रकार प्रभावित किया। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा कि महिलाओं पर मुद्रण संस्कृति के प्रभाव को निम्न बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। तो इसमें पहला पॉइंट है महिला शिक्षा। तो मुद्रण संस्कृति के प्रसार से लेखकों ने महिलाओं के जीवन एवं भावनाओं पर लिखना प्रारंभ कर दिया और फलस्वरूप महिला पाठकों की संख्या में वृद्धि होने लगी और वे शिक्षा में रुचि लेने लगी। महिलाओं के लिए नए स्कूल खोले गए, बालिका शिक्षा है उसको प्रोत्साहन मिला। दूसरा पॉइंट है आपके महिला लेखिकाएं।
तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में पूर्वी बंगाल में रस सुंदरी देवी एक परंपरागत परिवार की घरेलू विवाहित महिला थी, जिन्होंने रसोई घर में छिपकर पढ़ा सीखा और इन्होंने आमार जीवन नामक आत्मकथा लिखी। तो आमार जीवन नामक आत्मकथा वो किसने लिखी थी? रस सुंदरी देवी ने। ओके, और जो 1876 ईस्वी में प्रकाशित हुई और यह बंगाली भाषा में प्रकाशित प्रथम महत्वपूर्ण आत्मकथा थी। और फिर से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पेनी मैगजीन है उसका प्रकाशन कौन से वर्ग के लिए किया गया? तो मजदूर वर्ग के लिए किया गया था, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद में तीसरा पॉइंट है आपके, तीसरा पॉइंट आप देख सकते हैं कि हिंदी लेखन एवं महिलाएं। तो उर्दू, तमिल, बंगला एवं मराठी मुद्रण संस्कृति तो पहले ही आ चुकी थी, परंतु हिंदी मुद्रण 1870 ईस्वी के दशक में गंभीरतापूर्वक प्रारंभ हुआ। शीघ्र ही इसका एक बड़ा भाग नारी शिक्षा के प्रति समर्पित होने लगा। और 4 नंबर पॉइंट है आपके कि महिलाओं के लिए उपदेश। तो समाज में 20वीं सदी के प्रारंभ में लोकप्रिय लोकमत हित बड़े पैमाने पर छापा गया और राम चड्ढा ने महिलाओं को आज्ञाकारी पत्नी बनने का उपदेश देने के उद्देश्य से स्त्री धर्म विचार पुस्तक है वो भी लिखी थी। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि 19वीं सदी में यूरोप में मुद्रण संस्कृति में नए तकनीकी परिष्कार, कौन कौन से नए तकनीकी परिष्कार हुए थे? तो इसमें पहला है कि 18वीं शताब्दी के अंत तक प्रेस में धातुओं का प्रयोग होने लगा था। और दूसरा है कि संपूर्ण 19वीं शताब्दी में छापे खाने की जो तकनीक है उसमें निरंतर सुधार होता रहा। और तीसरा है न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो द्वारा शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस है उसका आविष्कार किया गया, जिसे प्रति घंटे 8000 प्रतियां छप सकती थी और इसका प्रयोग यूरोप में होने लगा। और उसके बाद में 4 नंबर है कि 19वीं सदी के अंत में ऑफसेट प्रेस है उसका विकास हुआ, जिससे एक साथ 6 रंग की छपाई का काम बड़ी तेजी से होने लगा। उसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना 1871 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने की। तो गुलामगिरी नामक पुस्तक उसकी रचना कब हुई थी और किसने की थी? तो 1871 ईस्वी में तो हुई थी और किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। ये आपको प्यारे बच्चों अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में स्विलिंग श्रृंखला। तो स्विलिंग श्रृंखला की परिभाषा आपके एग्जाम में आ सकती है कि 9वीं शताब्दी की पत्रिकाओं में उपन्यासों को धारावाहिक रूप में छापा जाने लगा, जिससे उपन्यास लिखने की एक विशेष शैली विकसित हुई। और इंग्लैंड में 1920 के दशक में लोकप्रिय पुस्तकों की एक सस्ती श्रृंखला स्विलिंग श्रृंखला के तहत छापी गई। उसके बाद में एक क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सन 1926 ईस्वी में बंग महिला शिक्षा सम्मेलन को किस महिला शिक्षाविद ने संबोधित किया था? तो बेगम रोकेया शेखावत। तो ये आपको प्यारे बच्चों याद रखना है। उसके बाद में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट हमने लिया है। इस नोट में मैंने 2 पॉइंट लिए हैं, दोनों ही पॉइंट शानदार हैं, बेस्ट हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है कि राम मोहन राय ने 1821 में संवाद कौमुदी प्रकाशित किया और रूढ़िवादियों ने उनके विचारों से टक्कर लेने के लिए समाचार चंद्रिका का सहारा लिया। 2 फारसी अखबार कौन कौन से? एक तो जाम ए जहांनामा और दूसरा है शम्सुल अखबार भी 1842 में प्रकाशित हुए। दूसरा पॉइंट है कि तुलसीदास की 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस, इसका पहला मुद्रित संस्करण 1810 में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। उसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों की केसरी समाचार पत्र है उसका संपादन किसने किया था? तो केसरी समाचार पत्र है उसका संपादन गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। उसके बाद में वर्नाक्यूलर या देसी प्रेस एक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके, एक बार 2 बार एग्जाम में आ चुका है कि वर्नाक्यूलर या देसी प्रेस एक्ट है उस पर टिप्पणी लिखो। तो भारत की ब्रिटिश सरकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति के पश्चात प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया था। अंग्रेजों ने देसी प्रेस को बंद करने की मांग की। आयरिश प्रेस
कानून की तर्ज पर 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया गया। इससे सरकार को भाषाई प्रेस में छपी रपट तथा संपादकीय को सेंसर करने का व्यापक अधिकार है वो मिल गया। उसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 19वीं सदी में भारत में मुद्रण संस्कृति के प्रसार का इनके लिए क्या मतलब था। एक तो है महिलाएं और दूसरा है गरीब जनता, तीसरा है सुधारक। और ये प्यारे बच्चों काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुका है ये वाला क्वेश्चन, और यहाँ पर इसका आंसर आप देख सकते हैं जिसमें पहला पॉइंट है महिलाएं। तो 19वीं सदी में महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। मुद्रण संस्कृति के प्रसार से महिला लेखिकाओं ने औरतों के बारे में लिखा और उनमें जागृति पैदा की, जिससे उनमें अपनी स्थिति को सुधारने की हिम्मत आई। और उदारवादी परिवारों ने महिलाओं की शिक्षा का समर्थन किया, वहीं रूढ़िवादी परिवारों ने महिला शिक्षा का विरोध किया। फिर भी अनेक महिलाओं ने चोरी छिपे रसोई घरों में पढ़ना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद में देखिए दूसरा पॉइंट है गरीब जनता। तो गरीब जनता है यहाँ पर, तो गरीब जनता की पहुंच से किताबें बहुत दूर थी क्योंकि उनका मूल्य अत्यधिक होता था, किंतु मुद्रण के प्रसार किताबें सस्ती हो गई और जनता की पहुंच में आ गई। 20वीं सदी के आरंभ में शहरों व कस्बों में सार्वजनिक पुस्तकालय खुलने लगे थे जहां गरीब जनता भी जाकर पुस्तकें पढ़ सकती थी। तीसरा है आपके सुधारक। तो मुद्रण संस्कृति के प्रसार से सुधारक अपने विचारों को लिखकर जनता तक पहुंचाने लगे और लोगों में उनके विचारों का असर होने लगा और वे समाज में होने वाले अत्याचार और अंधविश्वास से जनता को जागरूक करने लगे। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बन सकता है कि मद्रास के प्रसिद्ध लेखक ईवी रामास्वामी नायकर को पेरियार के नाम से जाना जाता है। तो पेरियार के नाम से किसको जाना जाता है? जो लेखक थे मद्रास के प्रसिद्ध फेमस राइटर थे ईवी रामास्वामी नायकर। और उसके बाद में फिर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एदो शहर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एदो शहर है उसको वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? टोक्यो के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको अवश्य याद रखना है। और इसी प्रकार से ये चैप्टर था आपके 5 हिस्ट्री का, 10th क्लास सोशल साइंस जो हिस्ट्री है आपके इतिहास का। तो कंप्लीट चैप्टर है, इसके हैंड रिटन कलरफुल और बेस्ट जो नोट्स हैं एग्जाम के लिए वो मैंने इसमें प्रोवाइड करवाए हैं आपको। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।